हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस सेंटर के माध्यम से आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें और इस सेंटर के माध्यम से आप एक अच्छा सिलेक्शन ले पाएँ, अच्छी तरह से पढ़ें और इसके साथ आप जुड़े रहिए। यही मेरी आपके साथ सुबह सुबह की मॉर्निंग में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर 5। तो जब हमने देखा पार्ट नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि आप लोग बहुत अच्छे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो हमारा पहुंच जाए और आप लोगों का सपोर्ट रहे, सहयोग रहे इस माध्यम से, और काफ़ी लोगों को बिहार स्पेशल जुडिशरी के लिए अच्छा मैटर मिल पाए, अच्छे से लोग तैयारी कर पाए, आप लोग भी आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें, हम यही चाहते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है कि आप लोग थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करिए, इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सबको बताइए कि अब हम लोगों को ला की बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। एक एक पॉइंट से हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक थीम बता रहे हैं स्पेशल बिहार जुडिशरी के लिए। जो आपको टॉपिक मिलना चाहिए वो हम आपको कंटिन्यूटी में आपको एक टॉपिक दे रहे हैं। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाइए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम पढ़ रहे थे। द इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर 1 हमने देखा, 2nd पार्ट देखा, 3rd पार्ट देखा और साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, चीज़ों को जानकारी कैसे करना है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि पढ़ाई का एक मोटिव कब इंटेंशन में बदल जाता है, कब चीज़ों को हम समझने लगते हैं, हमारे पास एक माध्यम बन जाता है कि किससे हमें कौन सी जानकारी मिल रही है, कैसे हम चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और एक बात और, आप एक बात ध्यान रखिए कि पढ़ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएं, जिससे हमारा प्रीलिम्स तैयार होता जाए। तो हम आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन देने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन मिले आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितना भी आप पढ़ें उसको एनालिसिस करें, उसको एक बार मंथन करें, और मंथन करने के बाद आप लोगों से डिस्कशन करें, जिससे आपको लगे कि हम जो पढ़ नहीं रहे हैं, हम कंसीव कर रहे हैं, चीज़ों को कॉन्शियस में ले रहे हैं। वही हमने फैक्ट बताया था आपको, कॉन्शियस में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम कोई चीज़ समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका तैयारी का स्तर बहुत अच्छा होने वाला है। हमने आपको कल सेक्शन नंबर 5 में देखिए पढ़ाया था रिलेवेंसी फैक्ट, और फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जाएगा, किसी अन्य का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि फैक्ट और रिलेवेंसी फैक्ट, यानी रिलेवेंसी फैक्ट हो, फैक्ट इन इशू हो, उसी का एविडेंस लिया जाएगा, किसी और का एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो जब हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी पढ़ रहे हैं, तो हम चीज़ों को भी कनेक्ट करके पढ़ेंगे, हम चीज़ों को भी समझेंगे, हम उस चीज़ को कॉन्शियस में लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं, जब आप रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो यानी कि जब आपको लगा कि कोई चीज़ रिलेवेंट हो रही है, तो हमें अपने आप को कितना रिलेवेंट करके रखना है ये आप जान लीजिए। यानी हम अगर पढ़ रहे हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमको CRPC भी आना चाहिए, हमको कॉन्ट्रैक्ट भी आना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी आना चाहिए। बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, हमको सब कुछ आना चाहिए। और कनेक्शन, जैसे मेरा आपका कनेक्शन बना हुआ है, ऐसे बुक्स का कनेक्शन आप बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ाते जाइए। तो हमारा कहने का मतलब, देखिए हम टॉपिक पे आ रहे हैं बात करते करते, कि जब हम ये जान रहे हैं कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ रहा है, आपका ये हाथ है, ये हाथ से आप बहुत सारे काम करते हैं, इसका मतलब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो जब कोई भी चीज़ रिलेवेंट हो रही है, अपने अकेले से ही या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर, और इस अधिनियम के अनुसार यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सेक्शन 5 से 55 तक, तो एज ए वो रिलेवेंट हो गए फैक्ट। तो जब विधि इस बात के लिए बनाई जाती है कि कौन से ऐसे तथ्य सुसंगत होंगे
जिसको कोर्ट प्रेज्यूम करेगा, कॉन्सियस में लेगा। तो वही फैक्ट हम जानने वाले हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। सारे तथ्य सुसंगत नहीं हैं, सारे तथ्य सुसंगत नहीं हैं, लेकिन कुछ सुसंगत भी हैं। तो हर विवादक तथ्य रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो कहीं जुड़ के आया है, रिलेवेंट हुआ है, वो हमेशा सुसंगत होगा। तो हर तथ्य रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट नहीं होता है, लेकिन वो कनेक्शन में कहीं ना कहीं है और एक सीरीज बना रहा है। सेम ट्रांजैक्शन में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक जंजीर की भांति चल रहा है, तो वो रिलेवेंट होगा, उसको कहीं तोड़ा ना जाए। तो हर तथ्य सुसंगत नहीं हो सकता है जब तक कि वो सेम ट्रांजैक्शन में ना हो। एज ए रजिस्टर पढ़ेंगे बाद में। तो हर तथ्य रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो जाएगा, लेकिन टूटा ना हो, बीच में तोड़ा मरोड़ा ना गया हो। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होना चाहिए सेम ट्रांजैक्शन में। सेक्शन 6 बता देता है इस बात के लिए। तो जहां पर कोई रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट देखना है तो सेम ट्रांजैक्शन में आप चले जाइए। तो हर विवादक तथ्य सुसंगत नहीं हो सकता है, लेकिन जो सुसंगत है वो कहीं ना कहीं से निकल के आया होगा। तभी तो लैक्स 4 ही हमने पढ़ाया था। तो विधि इस बात को महत्व देती है कि कनेक्शन कितना मजबूत है, आपका हमारा कनेक्शन कितना मजबूत है। रोज रोज हम आपको पढ़ा रहे हैं, रोज रोज वार्तालाप कर रहे हैं, इसका मतलब हम आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और ये कनेक्शन अगर टूट गया, ध्वस्त हो गया, तो मान के चलिए कनेक्शन टूट गया, तो वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट नहीं होगा। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है, लेकिन वो सब सेम ट्रांजैक्शन में हो, कंटिन्यूसली चल रहा हो, टूटा ना हो, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट होंगे। तो बात आती है, बहुत समझ के चलिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात है कि तथ्य विवादक और विधि विवादक। तो हमने बताया था तथ्य बताना पार्टीज का काम है, लेकिन विधि बताना हम आपका काम नहीं है। ये तो ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर, यानी मध्यस्थों को छोड़कर कोर्ट में सभी लोग शामिल हैं, वही बताएंगे हमें। अब कैसे बताएंगे वो जाने, लेकिन हमें तो तथ्य बता देना है, विधि बताना कोर्ट का काम है। तो जब किसी मामले में ट्रायल होता है, तो ट्रायल की सबसे पहली कड़ी इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन मजबूत है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस बढ़िया आए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कनेक्शन टूट गया, तो आप समझ लीजिए वो ट्रायल अच्छा नहीं हो सकता है। तो जजमेंट में हेल्प करता है, एक बैकबोन है सेक्शन 5, और रिलेवेंसी फैक्ट एंड इश्यू का ही एविडेंस दिया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हमने देखा था इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर 1 और 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हो गया। जेम्स स्टीफन इसको बनाने वाले थे। ऐसे लैक्स 4 ही आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बात आते हैं हम, तो हमने सबसे पहले देखा कोर्ट। तो कोर्ट मीन्स इंक्लूड ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन नॉट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को हम नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था फैक्ट, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, एज ए फैक्ट। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, एज ए फैक्ट। तो फैक्ट 2 टाइप में,
भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। उसके बाद हमने देखा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक जो सेम ट्रांजैक्शन में चले जा रहे हैं, एक तथ्य अपने आप में होते हुए या अन्य तथ्यों के संसक्त में रहते हुए इस अधिनियम के अनुसार अंतर्विष्ट होते हुए, तो वो तथ्य क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। और सेक्शन 5 देख लिया था कि रेलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू का एविडेंस दिया जाएगा, किसी और का नहीं, आर बनाम रिचर्डसन। सेक्शन नंबर 136 का पैरा नंबर 1 हमने देख लिया था कि आप आगे पीछे कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन कोर्ट चाहे तो पूछ भी सकता है, भाई कहां से आए, बताना पड़ेगा। तो अब बात आती है, तो हमने देखा कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, और आज हम मोस्ट पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट इन इशू। आ जाइए टॉपिक पे, बेरक खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए और पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए। तो दो बातें याद समझ लीजिए कि एक होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है किसी चीज को डिनाइल करना। तो कहने का मतलब है कि फैक्ट इन इशू की अगर हम डेफिनेशन देखें तो विवादक तथ्य वो होते हैं जो किसी राइट से जुड़े हों, लायबिलिटीज से जुड़े हों या डिसेबिलिटीज से जुड़े हों। अब वो कैसे होंगे, तो ए ने बी को मारा, ये फैक्ट इन इशू है, यानी कि ए ने ए का विचारण बी को मारने के लिए चल रहा है, इसका मतलब वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होके आ गए। तो फैक्ट इन इशू अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति किसी चीज को स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करना, अस्वीकार करना यानी प्रख्यान करना और प्रत्याख्यान करना, डिनाइल कर देना। तो कोई भी फैक्ट रिलेवेंसी फैक्ट होते हुए वो फैक्ट इशू का रूप ले लेता है। जैसे तो हमने देखा एक होता है तथ्य विवादक, एक होता है विधि विवादक। तो विधि शास्त्री मुनीर ने इस बात के लिए कहा था कि तथ्य विवादक सिविल मामलों में होते हैं, लेकिन विधि विवादक क्रिमिनल मामलों में होते हैं। तो तथ्य बताइए, विधि बताना आपका काम नहीं है, विधि तो कोर्ट बता ही देगा। तथ्य लेके आइए, फैक्ट लेके आइए, ना कि फैक्ट इन इशू लेके आइए। तो फैक्ट इन इशू बनाना किसका काम है, भाई कोर्ट का काम है। कोर्ट बनाएगा फैक्ट इन इशू, आप हम थोड़ी ना बनाएंगे। हमने तो बता दिया कि मेरा पर्स चोर लेके भाग गया, लेकिन कैसे भाग गया, क्या मैडम का पर्स चोर लेके भाग गया तो ट्रायल किस पे चलेगा, इसी बात पे तो चलेगा। और वो कैसे भाग गया, मैम स्कूटी से जा रही थी, मैम कैसे जा रही थी, इसका मतलब ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। तो कहने का मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आप समझिए कि विवादक तथ्य किसे कहते हैं, और एक ये आधारिक प्रश्न होते हैं, आधारिक तथ्य होते हैं जिस पर जजमेंट टिका होता है, उसी पर जजमेंट लिया जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे सिविल मामलों में हम देखते हैं प्लेंट दाखिल किया, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया और दोनों को कोर्ट रख के प्लेंट में हमने कहा ये मकान मेरा है, बी कहता है ये मकान आपका नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मकान ए का है कि बी का है। तो जब कोर्ट इस बात के लिए डिसाइड करेगा तो क्या बनाएगा वो, 14 ऑर्डर नंबर 14 में फैक्ट इन इशू बनाएगा, इशूज बनाएगा, इशूज फ्रेम करेगा, जिसे कहते हैं बात बिंदु। समझ लीजिए। तो जहां पर कोई भी अगर फैक्ट इन इशू बनता है तो जजमेंट का रूप उसी में होता है। तो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि कोई भी तथ्य अपने से ही नहीं अन्य तथ्यों से मिलकर बने हुए हैं, और उसको सेक्शन नंबर 6 से 55 तक में दे दिया था, वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गए। तो कोई ऐसा तथ्य जो अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसक्त में किसी भी
अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, 3 बातों को याद रखिए, राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज। अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, अस्तित्व प्रकृति, यानी कि क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व प्रकृति जिसका विस्तार हो और एक व्यक्ति उसको प्रख्यान करता हो, दूसरा उसको डिनाइल करता हो। तो एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट नहीं करना, ये बात आती है। तो आज हम मोस्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, यानी कि रिलेवेंसी फैक्ट के बाद फैक्ट इन इशू। समझ लीजिए थोड़ा सा। अब बात आते हैं कि सिविल मामलों में तथ्य विवादक बने जा रहे हैं, तो कैसे, हम तो इसको उदाहरण से ही समझेंगे। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा। तो विधि की उपधारणा कोर्ट मान के चलता है, किसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जहां पर किसी व्यक्ति का राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज जुड़ी हो, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता जुड़ी हो, एक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति अस्वीकार करता है, इसका मतलब वो फैक्ट इन इशू है। तो साधारण भाषा में हम जाने फैक्ट इन इशू क्या है, तो आप बताएंगे जिसमें लायबिलिटी जुड़ी हो, जिसमें राइट जुड़ा हो, डिसेबिलिटी जुड़ी हो, जहां हमारा अधिकार एग्जिस्ट कर रहा हो, हम अधिकार मांगना चाहते हैं, दूसरा नहीं बनाना चाहता है, इसका मतलब वो क्या है, फैक्ट इशू। हमें इसी पे तो लड़ना है। तो जब तक कोई वाद नहीं होगा, कोई प्लेंट नहीं होगा, तब तक सूट चल नहीं सकता है। तो सारी बातें किस पे टिकी हैं, फैक्ट इन इशू पे। जैसे कि क्रिमिनल मामलों में चार्ज बनाया जाता है, किस पर टिका होता है, फैक्ट इन इशूज। और सिविल मामलों में वाद बिंदु बनाए जाते हैं, इसका मतलब जब हम देखते हैं कि तथ्य विवादक पे बात चली आ रही है। हम सीपीसी में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि रिलेवेंसी फैक्ट सुसंगत हैं, लेकिन वो तोड़े मरोड़े ना गए हों, ऐसे आए हों। फैक्ट इशू की बात हम करते हैं, राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज। तथ्य विवादक और विधि विवादक, तथ्य बताना पार्टीज का काम, विधि बताना कोर्ट का काम। अब बात आती है कि हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू फिर से एक बार बेरक पढ़िए, देखिए लिखा है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं कोई भी ऐसा तथ्य जो अकेले से या अन्य तथ्यों के संसक्त से किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, यानी कि किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो। लेकिन जब तक वाद या कार्रवाई नहीं है, सूट और प्रोसीडिंग नहीं है, तो तथ्य विवादक, विधि विवादक का काम ही नहीं है। तो देखा जाए कि वाद और कार्यवाही, सूट और प्रोसीडिंग होनी चाहिए, तब तो कोई कार्रवाई की जाएगी, तब तो कोई फैक्ट इन इशू निकलेगा। तो जब तक कि कोई वाद या कार्रवाई ना हो, तब तक फैक्ट इन इशू नहीं हो सकता है। अस्तित्व, अनस्तित्व, एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अस्तित्व में है और अस्तित्व में नहीं है तो बाहर कर दो। तो हमने क्या कहा था कि ऐसे फैक्ट लेके आइए जो कोर्ट प्रिज्यूम कर सके, बेकार के फैक्ट मत ले लाइए, समय बर्बाद मत करिए कोर्ट का। आप लाइए रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट लाइए, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। लेकिन आप रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट तो लेके ही नहीं आ रहे हैं, अन्य फैक्ट उठा के ले आ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को। चलेगा मामला? नहीं चलेगा, पहले ही मैं डिसमिस करके बाहर कर देगा वो। तो मेरा कहने का केवल तात्पर्य इतना है कि आप समझ लीजिए कि जहां पर लायबिलिटीज हो, राइट हो, डिसेबिलिटीज हो और जिसका अस्तित्व अनस्तित्व पार्टी एक्सेप्ट कर रही है या डिनाइल कर रही है, वही है फैक्ट इन इशू। और इसको बनाना किसका काम है? इसका बनाना का काम कोर्ट का काम है। तो बात आ जाती है रिलेवेंसी फैक्ट, जो कोई भी तथ्य कनेक्टेड हो, संसक्त हो, जुड़े हुए हैं और इस अधिनियम में यानी सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक जा रहे हैं, वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। लेकिन वही फैक्ट इन इशू कब बन जाते हैं?
जब इनके बारे में अधिकार की लड़ाई हो, लायबिलिटीज की लड़ाई हो, डिसेबिलिटीज की लड़ाई हो, अधिकार दायित्व निर्योग्यता, और एक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और एक व्यक्ति अस्वीकार करता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर। तो खा की हत्या का ए की हत्या का बी अभियुक्त है। समझिए, अभी हम बाद में खोलेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ए की हत्या का बी अभियुक्त है, यानी कि ए का मर्डर हुआ है और बी कौन है? अक्यूज्ड पर्सन है। तो ए की हत्या का बी अभियुक्त है, तो इसका मतलब केस किस पे चलता है? स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे समाज के लिए नुकसान होता है। तो इसका मतलब जो फैक्ट इश्यू बनेगा, अब कैसे मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, तो कनेक्शन ऑफ एविडेंस हो जाएंगे। ये कनेक्शन जुड़ रहा है, रेलेवेंट कराइए, आप रेलेवेंट कराइए, बताइए कि कहाँ कहाँ कनेक्शन जुड़ा है। लेकिन कोर्ट एक लाइन में क्या बनाएगा? क्या बी ने ए का मर्डर किया है? क्या बी ने ए का मर्डर किया है? इसका मतलब ए की हत्या का बी अभियुक्त है। तो भाई जब अगर अभियुक्त है तो स्टेट को क्या चाहिए? राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटीज। अगर इसने मर्डर किया है तो इस बात के लिए इसका ट्रायल चलेगा और इसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर इसने मर्डर नहीं किया है तो किस चीज के लिए लड़ेगा? मैंने किया ही नहीं है, मेरी राइट है, मेरी मानसिक क्षति पहुंचाई जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। तो ये बताएगा ना। तो क्या बी ने ए की हत्या कारित की? तो लिखा जाता है चार्ज में, आप अभियुक्त ने सडन प्रोवोकेशन में इंटेंशन से ए की हत्या कारित की, जो आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो जब चार्ज बनता है, आज हम लोग सीआरपीसी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो जब चार्ज बनता है तो लिखा जाता है क्या ए ने बी की हत्या कारित की, क्या बी ने ए की हत्या कारित की, क्या उसको मारने का इरादा था, या उसने सडन प्रोवोकेशन में काम किया है। ये सारे क्या हैं? फैक्ट इन इशू हैं जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से जुड़ के आए हैं। तो जहां पर राइट जुड़ा है, लायबिलिटी जुड़ी है, डिसेबिलिटी जुड़ी है, एज ए फैक्ट इन इशू, और जिसको कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, वो क्या है? फैक्ट इशू है। तो तथ्य विवादक और विधि विवादक। तो हर विवादक तथ्य सुसंगत नहीं हो सकता है, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ तो इसका मतलब बाहर हो गया। लेकिन हर सुसंगत तथ्य रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट होते हुए विवाद की विषय वस्तु में शामिल हो जाएगा। तो हर सुसंगत तथ्य कहीं ना कहीं से जब कनेक्शन में आ जाता है, सेक्शन 5 से 55 तक, और वो कनेक्शन है उसका, हटाया नहीं गया है, इसका मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। लेकिन फैक्ट इशू तो कोर्ट ने बना दिए, और वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कैसे कराए जाए? अगर जुड़ा रहा और वो आधार जजमेंट पे पहुंच गया उसका, तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो विवादक तथ्य अगर सुसंगत में परिवर्तित होके एक सेम ट्रांजैक्शन में बन जाते हैं, रिलेवेंट हो जाते हैं, तो वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। सेक्शन नंबर 5 रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इश्यू का ही एविडेंस दिया जाएगा, किसी और का नहीं। देखिए लिखा है, खा की हत्या का अभियुक्त है यह कि खा की वैश्य ने मृत्यु कारित की, या उसका आशय था, या उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन में काम किया, या वो जानने में असमर्थ था। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, इलस्ट्रेशन खोल लीजिए। तो पहली लाइन में हमने समझा, देखिए छोटी चीजों को हम बड़ा मोटिव पे लेके आ रहे हैं। आपको हम छोटी बातों में इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि आप एक बार बेरेट देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो फैक्ट इशू एक लाइन में समझ लीजिए कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। एक लाइन में
विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं एक तथ्य अन्य तथ्यों के संसक्त होते हुए किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, 3 बातें, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के प्रश्न पर किसी वाद या कार्यवाही में, सूट ऑफ प्रोसीडिंग में प्रख्यान और प्रत्याख्यान किया जाता है, यानी स्वीकार किया जा रहा है या अस्वीकार किया जा रहा है, वो सब क्या है? फैक्ट इन इशू हैं। तो तथ्य बताना पार्टीज का काम और विधि बताना कोर्ट का काम। एक लाइन में समझिए। अब इसको हम थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन में समझते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई, अब हम इसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन में समझ लेते हैं, पूरा नहीं जानना है हमको। तो विधि विवादक, तथ्य विवादक कभी पढ़ते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर विवादक तथ्य है तो ए ने बी की हत्या कारित की, तो फैक्ट इन इशू क्या बनेगा? ए ने बी की हत्या कारित की, तो ए बी की हत्या का क्या हुआ? अभियुक्त। अब ट्रायल कैसे चलेगा भाई? ए की हत्या की है तो बी अभियुक्त हुआ ना, तो इसका मतलब बी ने क्या किया है? ए की हत्या कारित की, ये अभियुक्त बन गया। इसके ऊपर क्या लगा है? चार्ज ये लगा है बी ने ए की हत्या कारित की। तो जब चार्ज में लिखा जाता है ए बी ने ए को हत्या कारित की, उसका अभियुक्त आईपीसी की धारा में इसमें दंडनीय माना जाता है। तो बी ने ए की हत्या कारित की, तो क्या इसका मारने का इरादा था? इंटेंशनली मारा है? या दूसरी बात, इरादा तो तय था, सडन प्रोवोकेशन में काम किया है, गंभीर और अचानक प्रकोपन में मारा है, लेकिन मारा ही नहीं, इस बात को जानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, पागल था, छोटा बच्चा था, या ऐसी कंडीशन में मारा है कि अगर नहीं मारता तो वो उसको वापस मार देता। तो अभियुक्त तो होना, तो उसको प्रूव किया जाएगा ना कि भाई मैंने मारा नहीं है। तो ये लड़ेगा अपने किसके लिए? अधिकार के लिए, कि मुझे इसमें जो है अभियुक्त ठहराया जा रहा है, मेरी लायबिलिटीज है कि मैं अपने कामों को सिद्ध करूं, बताऊं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो कार किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि मस्तिष्क भी, उसका मन मस्तिष्क भी दोषी ना हो, और उसने जो मृत्यु कारित की है वो पागलपन के कारण की है, विकृचितता के कारण की है, वो ऐसा अनसाउंडनेस था कि वो चीजों को समझने में सक्षम नहीं था। इसका मतलब अब इसको क्या करना पड़ेगी? इसको साबित करना पड़ेगा कि मैंने ए की हत्या कारित नहीं की। तो देखिए एक लाइन में समझिए कि जो मामला चल रहा है स्टेट वर्सेस एक्यूज चल रहा है, तो स्टेट ने चार्ज क्या बनाया कि ए बी ने ए की हत्या कारित की, लेकिन अब क्या करेगा? बी इस बात के लिए कहेगा कि मैंने हत्या कारित नहीं की, मैं उस समय सडन प्रोवोकेशन में था या मैं पागल था। तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट से निर्णय लेना चाहता है। ऐसे ऐसे बदलता है, ऐसे ऐसे बदलता है सेक्शन नंबर 101, 102, यानी कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट से निर्णय लेना चाहता है। कौन सा पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाला काम होता है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती हैं। तो एक लाइन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बियॉन्ड डाउट, संदेह से परे इस बात को साबित करना होगा कि इसी ने तो हत्या की है, लेकिन इसका राइट है, अपने आप को बचा सकता है कि मैंने हत्या कारित नहीं की, मैंने सडन प्रोवोकेशन में काम किया है। तो पुलिस तो सीधा पकड़ के ले जाती है और सीधा सीधा से एफआईआर लिखवा देती है कि इसने हत्या कारित की है, और यही चार्जशीट बन के चली जाती है। लेकिन जब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात आती है, कोर्ट में मामला जाता है, तो इस बात को सिद्ध करना होता है कि भाई मैंने हत्या कारित नहीं की है। मजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन किया जाता है, वही हो जाता है 164 का बयान। तो पुलिस तो कन्फेस करा लेती है, तो पुलिस द्वारा किया गया कन्फेशन माफ नहीं होता है।
इसका मतलब पुलिस ने अगर कन्फेशन कराया तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाता है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे जो है एडमिशन और कन्फेशन। तो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जा रहा है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन पुलिस के सामने एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यही बात ये पुलिस के सामने कहता है कि मैंने मारा है, तो क्या मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा जब तक कि वो साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना किया गया हो। तो हमारा कहने का ये मतलब है फैक्ट इशू आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि जहाँ पर राइट जुड़ा हो, लायबिलिटीज जुड़ी हो, डिसेबिलिटीज जुड़ी हो, और जिसका कुछ एग्जिस्टेंस हो रहा है, अस्तित्व हो। अब ऐसा नहीं है कि अस्तित्व ही नहीं हो रहा, बताए चले जा रहे हैं। अस्तित्व हो, अनस्तित्व हो, प्रकृति और उसका विस्तार हो, सेम ट्रांजैक्शन में हो, और साथ साथ उसको या तो स्वीकार किया जा रहा हो, अस्वीकार किया जा रहा है, वही है फैक्ट इन इशू। तो इसका दूसरा टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, तो एक लाइन में समझ लीजिए। अब थोड़ा सा रिवाइज, उसके बाद आप लोग बीआरएट रखिएगा और इसको पढ़िएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, और इसमें जो है हमने देखा सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 3 में, यानी सबसे पहले देखा कोर्ट में इंक्लूड्स मीन ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटीज पर्सन सिवाय आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर। हमने बी में देखा यानी कि तथ्य क्या है? कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वो तथ्य है। उसके बाद देखा हमने रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एक तथ्य किसी अन्य तथ्यों के संसर्ग से, अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग से मिल रहा हो, एज ए रिलेवेंसी फैक्ट है जो सेक्शन नंबर 5 से 55 के अधिनियम में हो। ठीक, उसके बाद हमने देखा फैक्ट इन इशू, बस फैक्ट इन इशू से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत आते हैं कोई राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, कोई वाद या कार्रवाई जिसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो, ये क्या है? फैक्ट इन इशू है। ये 2 टाइप में होते हैं, विधि विवादक और तथ्य विवादक। और तथ्य बताना पार्टीज का काम और विधि बताना कोर्ट का काम। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स कीजिए, और मुझे इस बात के लिए बताइए कि आप लोग बहुत जल्दी पेड ग्रुप ज्वाइन करें और इस क्लास का मजा लें, पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ सीरियस होके एक लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। कम समय में पढ़ना, कम चीज़ों को जानते हुए अच्छा पढ़ना, समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आप आगे पढ़िए और पढ़ने के बाद हमारे साथ एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए, यानी सेम ट्रांजैक्शन में काम करिए, और वही हमारा सेम ट्रांजैक्शन आपको एक नई दृष्टि, नई जगह, नई पोस्ट पर ले जाएगा। थैंक यू।